नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला, जैसा कि जून 2022 कोटा ओपन के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्हीं को लेकर हमने इम्पोर्टेंट पेपर की सीरीज़ चला रखी है और उसी के क्रम में जो है बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र जिनका विषय है, जिनके बीए फर्स्ट ईयर में, उनका पेपर कोड SO02। हम इस पेपर कोड के न सिर्फ प्रश्न बताएंगे, इसके उत्तर भी इसके साथ में लिखित में आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रश्न के लिए भटकना ना पड़े, आपको किसी प्रकार की जो है पुस्तकों में जो है उत्तर को ढूंढने की परेशानी ना हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, और बहुत सारे स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट थी कि सर प्रश्नों के साथ में उत्तर भी डालो, तो इसी को लेकर हमने ये क्रम वापस से स्टार्ट किया है। तो वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, उन सब का भी जो है पेपर अच्छा निकलेगा। और यहाँ पर कोई कंपटीशन है नहीं, इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी भी प्रकार के अपने जो फ्रेंड ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है SO02 पेपर कोड उनके लिए। पुरुषार्थ को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषा देनी है पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ की परिभाषा ये है कि अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना, यानी जो भी अपना उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो उद्यम या जो परिश्रम होता है, वो है पुरुषार्थ। इसमें मूल्य, नैतिकता, इनका सबका समावेश होता है। और पुरुषार्थ में चार जो गुण होते हैं वो होते हैं मानव बुद्धि, शरीर, मन या आत्मा। फिर होता है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके रचयिता जो है वो है पांडुरंग वामन काणे। कौन है? पांडुरंग वामन काणे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। याद रखना, ये जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ आपको सीधे एज इट इज़ भी आपको सीधे के सीधे देखने को भी मिल सकते हैं। फिर है शारदा एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो शारदा एक्ट में आप देख सकते हैं कि सन 1928 में बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था, जिसे शारदा एक्ट नाम से जाना जाता है। इस एक्ट का नाम हरविलास जी शारदा के नाम पर पड़ा है, जो कि अजमेर के राजस्थान के निवासी थे, उनका है। और इस कानून में जो है लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र यहाँ पर 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। हालांकि इसके मूल जो एक्ट है उसमें 14 वर्ष और 18 वर्ष हैं। लड़की की 14 या और लड़के की 18 है। लेकिन इसमें 1978 में संशोधन करते हुए जो इसकी उम्र में इस प्रकार से वृद्धि की गई। फिर चलिए द्वितीयक नातेदारी के कोई दो उदाहरण। इसका उत्तर आपको नातेदारी वाले अध्याय में मिलेगा। ये मैंने दो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिले। फिर विवाह को परिभाषित करना है, तो विवाह किसे कहते हैं यह आपको परिभाषित करना है। तो विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उद्भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ वधू को वर के घर ले जाना। विवाह पुरुष और स्त्री के पारस्परिक सहयोग पर आधारित एक संस्था है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ये याद करनी है, आप मन से लिख के नहीं आ सकते। क्योंकि यदि आपका जो है अ पार्ट सेक्शन ए अच्छा जाएगा तो उसका इंप्रेशन बी में भी पड़ेगा, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिर है जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था। तो जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत ये दिया था हर्बर्ट रिजले ने। किसने दिया था? हर्बर्ट रिजले ने। आपको वीडियो के साथ साथ में आप याद करते चलिए, वीडियो को पॉज करें फिर याद करते हुए चलें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जल्दी से जल्दी याद हो जाए। इसको लगभग याद करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। तो वो दी थी MN श्रीनिवास। किसने दी थी? MN श्रीनिवास। ये समाजशास्त्री है और इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, अवधारणा। और ये 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। कब किया था? 1952 में। फिर है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक भी हैं MN श्रीनिवास। तो MN श्रीनिवास की पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए ग्रामीण समुदाय की कोई दो विशेषताएं। अब आपको बताना है कि ग्रामीण समुदाय की कोई दो विशेषताएं क्या है। आप इजीली बिना पढ़ के भी बता सकते हैं कि वहाँ पर लघु समुदाय अर्थात जो जनसंख्या वहाँ पर कम होती है ग्रामीण समुदाय में, संयुक्त परिवार होते हैं, वहाँ पर जाति प्रथा का भी जो है जो दिखाई देते हैं। फिर है भाग्यवादिता और अशिक्षा।
मतलब भाग्य के भरोसे बैठते हैं ग्रामीण, इस प्रकार का जो उन समुदाय में इस प्रकार की जो है मानसिकता रहती है। हालांकि अब शिक्षा का स्तर सुधरने लगा है, तो उसको देखते हुए अब स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी होने लगी है। फिर है अशिक्षा। ये दो विशेषताएं और भी आप लिख सकते हो। फिर है धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित करना है, तो इसकी परिभाषा है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म की भूमिका का हास धर्मनिरपेक्षीकरण है। अब इजी लैंग्वेज में यदि आपको समझना है तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, जैसे कि सामाजिक जीवन, जो भी मनुष्य समाज में रहता है उसके जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो भी पक्ष होते हैं, उन सब में जो है धर्म की भूमिका जो होती है उसका हास करते हुए तर्क पर आधारित जो तथ्यों को महत्व दिया जाता है वही होती है धर्मनिरपेक्षीकरण। फिर प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। तो प्रतिलोम विवाह कैसा होता है कि जिसमें एक लड़की जो होती है वो उच्च कुल की होती है और लड़का जो होता है वो निम्न वर्ग या जाति का होता है, और इस प्रकार का जो विवाह होता है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अब इसका उल्टा अनुलोम विवाह, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो होता है अनुलोम विवाह, जिसमें लड़की निम्न वर्ण या जाति उपजाति की होती है और लड़का जो होता है उच्च वर्ण जाति का होता है। तो ये है अनुलोम प्रतिलोम विवाह। इसमें से आपको विवाह वाले टॉपिक में से आपको ये अनुलोम प्रतिलोम इन दोनों में से एक तो देखने को मिलेगा ही। फिर है हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये कथन जो है किसने कहा था, हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये जो है कथन किसने कहा था, ये कहा था P.N. प्रभु। ये भी एक समाजशास्त्री है जिन्होंने P.N. प्रभु उनका नाम है और उनके द्वारा ये कथन कहा गया। फिर है मातृ स्थानीय परिवार को परिभाषित करना है। किसे आप मातृ स्थानीय परिवार कहेंगे, तो ऐसा परिवार जिसकी वंशावली माता के नाम से चलती है। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वंशावली होती है वो पिता के नाम से चलती है, और विवाह के पश्चात जो है वधू जो है लड़के के घर पर जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। सारा आप उल्टा देखने को मिलेगा यहाँ पर कि वह परिवार जिसकी वंशावली माता के नाम से चलती है और विवाह के पश्चात जो है पति पत्नी के घर जाकर रहता है, तथा संपत्ति व पद जो होता है माता के भांजे को मिलता है। किसे मिलता है, माता के भांजे को, और वह मात्र स्थानीय परिवार है। तो ये इसकी परिभाषा मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसलिए बताते चल रहा हूँ साथ में, ताकि आपको याद हो जाए, एक बार में ही सारा कुछ मैटर आपके दिमाग में आ जाए। फिर हिंदू धर्म के 4 वर्णों को बताना है कि हिंदू धर्म के कौन से 4 वर्ण हैं। तो ऋग्वेद में जो दे रखा है, ऋग्वेद में इन चारों वर्णों का जो उल्लेख कर रखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए। फिर है महिलाओं की निम्न स्थिति की कोई 2 कारण बताने हैं कि महिलाओं की जो समाज में निम्न स्थिति है उसके क्या कारण है। एक तो कारण ये है कि पितृसत्तात्मक परिवार में जो है पितृसत्तात्मक परिवार होता है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि समाज में महिलाओं को लेकर असुरक्षा का भाव, जैसा कि बहुत सारी जो है कुरीतियाँ अभी भी प्रचलित है, और बहुत सारी जो है हिंसा वगैरह प्रवृत्ति महिलाओं को लेकर होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कारण है। फिर है अशिक्षा, शिक्षा के स्तर में भी कमी है, उसी के कारण जो है महिलाओं की निम्न स्थिति, महिला साक्षरता दर भी आप उठा के देख लो तो वो भारत की कम है। फिर है बहिर्विवाह या बहिर्विवाह, यहाँ पर बहिर्विवाह, बहिर्विवाह क्या है, तो इससे तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करता है तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, बहिर्विवाह यानी बाहर विवाह, जिस समुदाय का है वहाँ से। फिर है द शेड्यूल टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये G.S. गुरिये, क्या नाम है इनका, G.S. गुरिये, इनकी पुस्तक है और ये बहुत ही फेमस पुस्तक है द शेड्यूल जो है द शेड्यूल टाइम्स। फिर है जाति की 2 विशेषताएं बतानी है कि क्या विशेषता है। वैसे तो अपन आम बोलचाल में सब जानते हैं कि जाति जाति जाति, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषता है कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। अधिकतर जातियों में जो है पेशे भी निश्चित होते हैं, जिस प्रकार से दर्जी जाति से संबंधित यहाँ पर मेरा किसी प्रकार से किसी भी समुदाय को हानि पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर एक अध्याय के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। अधिकतर जाति पेशे, जैसे नाई की दुकान पे आप जो है नाई का काम नाई द्वारा किया जाता है तो वो नाई जाति होती है। दर्जी भी पेशे से जो होते हैं। अभी हाल ही में जो है परिस्थितियाँ बदल रही है और अपने पेशे भी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन ये सामान्य विशेषता है। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी थी, तो उन परिवर्तनों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में इन विभिन्न विकसित देशों में हुए दूसरे विकासशील देशों में उनका जो अनुकरण होता है वह आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम की चीज़ों को अपनाकर अपने पूर्व के देशों ने जो है
मशीनीकरण वगैरह इन सब में जो उपलब्धियाँ हासिल की वो आधुनिकीकरण की ही अवधारणा में शामिल है। फिर जनजाति की दो समस्याएं कौन कौन सी है आपको बताने की। जनजाति की दो समस्याएं यहाँ पर आप 2-4 जितनी भी याद कर सकें करें। मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि निर्धनता और शोषण जनजातियों में जिनको बहुत ही गरीब और उनका जो है दूसरे तबकों द्वारा शोषण किया जाता है। फिर है आर्थिक और प्रौद्योगिकी पिछड़ापन, उनके पास न इतना धन हो पाता है और प्रौद्योगिकी उनके पास तकनीकी ज्ञान की भी कमी होती है, तो वो बीच से वो उससे भी वो पिछड़े हुए हैं इस प्रकार से। फिर है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है के.एम. कपारिया। कौन है? के.एम. कपारिया। शहरीकरण को परिभाषित करना है तो शहरीकरण की परिभाषा शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार में क्या क्या आता है, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। शहरी क्षेत्रों में जो इन दोनों फैक्टरों का जो है विस्तार जो है शहरीकरण है। फिर नगरीयकरण को परिभाषित करना है, किसे आप नगरीयकरण कहेंगे, तो जनसंख्या की विभिन्नता पूर्ण अधिकता, जनसंख्या की विभिन्नता पूर्ण अधिकता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, औपचारिक एवं द्वितीयक संबंध जो नियंत्रण के औपचारिक साधनों का प्राधान्य एवं गैर कृषि कार्य में लगे जनसमूह, जो कृषि कार्य में नहीं लगे हुए वो इसका लास्ट जो पॉइंट है। फिर है लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी, आपको बताना है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी, वो दी थी रेडफील्ड ने। किसने दी थी? रेडफील्ड ने। फिर है सामाजिक विकास क्या है, जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित न हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज और अपनी विशेषताओं के अनुरूप किया जाता है और बालक इसे अपने विभिन्न कार्यों में भी प्रकट करता है और इसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। तो ये आपके साधारण जीवन से भी जुड़ी हुई है। समाजशास्त्र पूरा अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ एक विषय है और इसमें बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह वो अपने ईजिली अपन को लिख भी सकते हैं। फिर संस्कार को परिभाषित करना है, संस्कार क्या है परिभाषित करने में उसका अर्थ भी आपको लिखना होता है। संस्कार शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। कैसे? जिसमें शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, पूर्णतया परिष्करण, आभूषण सम्मिलित हैं और वे कार्य हैं संस्कार जो मनुष्य को उपयोगी बनाते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार वे कार्य हैं जो मनुष्य को उपयोगी बनाते हैं। फिर अब भारतीय समाज की दो विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर मैंने 4 विशेषताएं इसलिए लिखी, यदि आप 2 भूल जाए तो 2 तो आपको याद रहे। तो यहाँ पर क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता। तो हमारे देश में बहुत सारी जो है विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। तो उनमें से 4 मैंने यहाँ पर लिख दिए आपके सहूलियत के लिए, यदि आप 2 भूल जाए तो 2 आपको याद रहे। माध्यमिक संबोधन को से क्या आशय है उसको स्पष्ट करना है। तो आपको बताना है कि नातेदारी व्यवस्था होती है कि एक रीति भी है जिसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं और इस रीति में क्या होता है कि माध्यमिक संबोधन इसलिए कहा जाता है कि इस रीति के अनुसार एक संबंधी को संबोधन करने के लिए किसी एक दूसरे व्यक्ति को जरिया बनाया जाता है, क्या कि उस संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना होता है। यहाँ पे माना नहीं होता है, मना होता है। मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है, ये किसने कहा था? ये कथन है जो किसने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है, ये कहा था आमिर अली ने। धर्म के 2 प्रकार, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्रश्न जो है उसके उत्तर मैंने आपके लिए छोड़े ताकि आप इसके उत्तर ढूंढें और इसके उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो जैसे ही आप पुस्तक के जो टाइटल हैं, अध्याय के सारे नाम है, वहाँ पर आपको देखते ही आपको मिल जाएंगी इस अध्याय में होगा। फिर अब कर्म से आप क्या समझते हैं, यानी कर्म की परिभाषा। तो कर्म से तात्पर्य है कि किसी भी ऐसी क्रिया जिसका संबंध व्यक्ति के दायित्व से है अथवा जो व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करती है वो कर्म है। तो ये थे 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट SO02 के लिए। अब मैं आता हूँ सीधा बी सेक्शन पे और बी सेक्शन पे जो प्रश्न है वो आपको मैं बता देता हूँ कि बी सेक्शन के इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से। इन सब के उत्तर मैंने आप ही के लिए जो है सुविधा के लिए ढूंढे ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो बी सेक्शन के भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की विवेचना करनी है कि भारतीय समाज है उस पर जो पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों का मान लो आप इजीली कि जो अंग्रेज़ आए थे और अभी जो आप देख सकते हैं कि बाहरी जो कल्चर में जो पहनावा वगैरह उन सब का क्या प्रभाव पड़ा, मूल्यों में किस प्रकार से लोगों के मूल्य बदलते गए, किस प्रकार से जो संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते गए और भी जो है चेंजेज आते रहे। भारतीय समाज के कर्म सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको कि भारतीय समाज में कर्म का सिद्धांत है वो क्या है, वो आपको मिल जाएगा कर्म वाले पहले दूसरे अध्याय में।
फिर है नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों को आपको बताना है। नातेदारी की 3 श्रेणियाँ होती है, ये आपको पता है, उन सब के बारे में आपको बताना है। फिर है धर्मनिरपेक्ष व धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा के मध्य अंतर। अब आपको डिफरेंस बताना है धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा मैंने आपको बता ही दी। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है उन दोनों के मध्य? वर्ण की अवधारणा बताने की। वर्ण क्या है? वर्ण जो है 4 वर्ण होते हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना है अवधारणा के पश्चात। पहले आपको अवधारणा लिखनी है। भारत में जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। जाति एक संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है जिसमें उच्च व निम्न जाति इस प्रकार से जो आवरण जो है विभाजन किया जाता है। फिर जाति जो उसमें विवाह संस्कार जो होते हैं उस प्रकार से इसमें एक जाति का विवाह दूसरी जाति में नहीं होना, इस प्रकार की जो विशेषताएं आपको बतानी है। खान पान पहनावा ये सब। ईसाई विवाह को परिभाषित करना है और इसमें आए आधुनिक परिवर्तन को भी बताना है। क्या होता है ईसाई विवाह? संयुक्त परिवार की सीमाओं को समझाना है, क्या होती है उसकी सीमाएं। नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व बताना है। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना है और इसकी विशेषता बतानी। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कैसे करेंगे वो आपको बताना है कि वहाँ पर जनसंख्या वगैरह कम होती, भौतिक विस्तार वो कम होता है और जो है ज़्यादातर लोग कृषि कार्य और असंगठित क्षेत्रों में लगे होते हैं, वो होती है ग्रामीण समुदाय। फिर इसकी विशेषताएं क्या आएगी वो मैंने आपको पहले ही इसकी विशेषताएं दो चार बता दी और आप ऐड करते चलिए। लघु पर जाति प्रथा वगैरह वो सारी कुछ वहाँ की विशेषताएं। फिर है पश्चिमीकरण। यहाँ पर पाश्चिमीकरण नहीं है, पश्चिमीकरण क्या है और पश्चिमीकरण की मुख्य विशेषताएं बतानी है। आधुनिकीकरण अवधारणा पर एक लेख लिखना है। अवधारणा मैंने आपको पहले ही बता दी ऊपर, और उस पर लेख लिखना है। तो कैसे आप बताएंगे? जैसे कि पाश्चात्य जो है पश्चिम की तरह से आधुनिकीकरण जो मशीनीकरण का भी विकास हुआ। पहले जो असंगठित क्षेत्र थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनका विनाश हो गया। फिर है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण वो होता है जैसे कि पहले इतनी दुनिया इंटरकनेक्टेड नहीं थी, अब किसी भी प्रकार से आप इंटरनेट पर देख लें, अब आपकी पहुंच भी बहुत बढ़ चुकी है और व्यापार वगैरह WTO उन सब की वजह से भी अब भूमंडलीकरण कैसे कि सारा संसार एक देश सा लग रहा है, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड लग रहा है। फिर है भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृति पर आधारित विविधता की व्याख्या करनी है। हिंदू समाज में विवाह के विभिन्न स्वरूप और यहाँ विधियों का उल्लेख करना है, तो विभिन्न स्वरूप और उनकी विधियों का उल्लेख करना है। भारत में मात्र स्थानीय परिवार के लक्षण वो मैंने आपको पहली परिभाषा बता दी। भाषाई व धार्मिक विविधता को समझाना है कि किस प्रकार से भारत में भाषाई और धार्मिक विविधता है। फिर है भारतीय समाज संस्कृति में नातेदारी की भूमिका और महत्व को समझाना है। फिर भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। उनकी स्थिति अभी वर्तमान में किस प्रकार से, कहाँ पर उनकी स्थिति है, पहले के समय में उनकी स्थिति निम्न थी, उसके क्या कारण रहे, उसमें क्या सुधार किए गए, अब वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या पहल की, वो आपको लिखनी है। फिर ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको सीधा ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय वाले अध्याय में मिल जाएगा। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की विवेचना करनी है आपको कि वर्ण व्यवस्था कैसे है। 4 वर्ण है, उसमें जो कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर उनका विभाजन किया गया था, लेकिन अब जो है ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में इसको जो जन्म पर आधारित जो होगी थी। ग्राम नगर सातत्व पर लघु टिप्पणी लिखनी है। भारत में नियोजन परिवर्तन के महत्व की विवेचना करनी है। फिर है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रिया बतानी है। ये 24 क्वेश्चन है जो है बी पार्ट के हैं। तो आपको ए पार्ट के उत्तर मैंने आपको सारे बता दिए और बी पार्ट के भी इजीली मैंने आपको किस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार से अन्य पेपर भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।